बहुत 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 कमाल, जबरदस्त। मतलब पहली बात तो उनके कंट्री का मसला नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हतीका अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलते हैं। वीडियो है ऑपरेशन कैक्टस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन कैक्टस, इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन इन दी मालदीव्स टू क्वेल अ कॉप। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी की वीरता और उनके पराक्रम की चर्चा दुनिया भर में मशहूर है। आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी ने इंडिया और बाकी देशों में जाकर कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इस समय दूसरे देशों में जाकर मिलिट्री ऑपरेशंस करना कोई आसान बात नहीं होती थी, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने कभी हार नहीं मानी। इन्हीं में से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था ऑपरेशन कैक्टस, जो इंडियन फोर्सेस के द्वारा मालदीव्स की धरती पर किया गया। किसी दूसरे देश में जाकर किए जाने वाले ऑपरेशंस में ये सबसे क्रिटिकल था, और ये उस वक्त किया गया था जब दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इस ऑपरेशन की सक्सेस के बाद पूरी दुनिया में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वीरता के चर्चे होने लगे। तो आखिर क्या था ये ऑपरेशन, ये क्यों किया गया, कौन कौन इसमें शामिल था और उसका क्या अंजाम हुआ, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले हमारे लिए इस रीजन की लोकेशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। मालदीव। दोस्तों मालदीव्स के नाम तो आप अक्सर सुनते ही रहते होंगे। ये इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट के आसपास इंडियन ओशन में मौजूद एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है। इसे ट्रॉपिकल पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। अपने ट्रॉपिकल आइलैंड और वाइट सैंडी बीचेस के चलते ये टूरिस्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डेस्टिनेशन बन जाती है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टूरिस्ट वैकेशंस में यहीं आकर टाइम स्पेंड करते हैं। ये लगभग 1194 छोटे छोटे आइलैंड का एक आर्किपेलागो है, जिसमें केवल 200 कोरल आइलैंड्स इनहैबिटेड हैं, और इसकी कैपिटल माले कुल 5.8 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि मालदीवियन आइलैंड के इन्हीं कोरल फीचर्स की वजह से यहाँ पर किए गए इंडियन आर्मी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस पड़ा, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस में कोरल्स भी कैक्टस के समान ही दिखते हैं। खैर मालदीव्स पॉपुलेशन और एरिया दोनों के ही टर्म्स में एशिया की स्मॉलेस्ट कंट्री है। यहाँ की जनसंख्या कुल 4.5 लाख है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंट्री पूरी दुनिया की लोवेस्ट लाइंग कंट्री है। जी हाँ, ओशन सरफेस के ऊपर इस आइलैंड की ऊंचाई केवल 1.5 मीटर ही है, जिसके चलते इस आइलैंड को क्लाइमेट चेंज से होने वाले सी लेवल राइज से सबसे ज़्यादा खतरा है। लेकिन अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन के चलते ये इंडिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत क्रूशियल हो जाती है। इंडिया का जितना भी ट्रेड इंडियन ओशन के थ्रू होता है वो सब इसी रूट से होकर गुजरता है। और तो और इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ती इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी मालदीव्स एक स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है। ये तो बात हुई मालदीव्स की स्ट्रेटजिक ज्योग्राफी की। अब आइए एक नज़र डालते हैं उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर। दोस्तों ईयर 1965 तक मालदीव्स एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था। 1965 में उसको ब्रिटिशर से पूरी तरह से आज़ादी मिली। 1968 में सल्तनत को अबॉलिश कर दिया गया और एक रिपब्लिक की स्थापना हुई। 1978 में यहाँ चुनाव हुए और इसी के चलते अब्दुल गयूम यहाँ के दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्होंने यहाँ के पहले राष्ट्रपति इब्राहिम नसीर को हटाकर ये पद संभाला था। इन्होंने 1978 से लेकर 2000 तक पूरे 30 साल मालदीव्स पर राज किया। लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही सालों बाद उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के कई अटेम्प्ट्स देखे गए। अब्दुल गयूम की रेजिम को ओवरथ्रो करने के लिए 1980, 1983 और 1988 में 3 कू अटेम्प्ट किए गए। 1980 और 1983 के अटेम्प्ट्स तो फेल हो गए, लेकिन 1988 का अटेम्प्ट काफ़ी बड़े लेवल और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया था। इसमें प्रेसिडेंट गयूम को डायरेक्ट टारगेट किया गया, लेकिन उनकी जान बाल बाल बच गई। और इसका क्रेडिट जाता है इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशन कैक्टस को। और वो कैसे, आइए देखते हैं। तो कहानी है 1988 के नवंबर महीने की। 3 नवंबर 1988 की सुबह मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम भारत के एक सरकारी दौरे पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये बात सभी को मालूम थी।
सही। इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ एक विद्रोही समूह उनका तख्ता पलट करने की तैयारी कर चुका था। वो लोग अच्छा। सरकार के खिलाफ बगावत करके सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते थे। इस प्लान का मास्टरमाइंड मालदीव्स का एक रिच बिजनेसमैन था जिसका नाम था अब्दुल्ला लुतुफी, और उसकी मदद कर रहा था उसका एक दोस्त सिक्का अहमद इस्माइली मलिक। लेकिन उसके लिए इस मकसद को अकेले अंजाम देना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने श्रीलंका के एक्सट्रीमिस्ट तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी PLOTE की सहायता ली। उस समय अच्छा। श्रीलंका के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स ऑलरेडी वहाँ पर LTTE के मिलिटेंट से लड़ रही थी। इस पूरे किस्से को डिटेल में समझने के लिए आप हमारी असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी वाली वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके। खैर PLOTE उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या था, 3 नवंबर 1988 को PLOTE के लगभग 200 टेररिस्ट श्रीलंका से मालदीव्स की ओर रवाना हुए। वो लोग अच्छा। टूरिस्ट का भेष बनाकर मालदीव्स पहुंचे। अपने सामान में उन्होंने सभी हथियार छुपा रखे थे। इधर इंडिया में कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और दोनों ही देशों के काफ़ी अच्छे संबंध थे। अब्दुल गयूम उस दिन दिल्ली में एक सरकारी दौरे के लिए इनवाइट किए गए थे। इतना ही नहीं, एक गुडविल गेस्चर के चलते इंडिया ने अपना खुद का प्लेन उन्हें लेने के लिए मालदीव्स भेजा था। प्लेन जबरदस्त। मालदीव्स पहुंचा और प्रेसिडेंट गायूम उसमें बैठने ही वाले थे इंडिया के कि प्लेन तभी नहीं आ रहे थे। इंडिया से एक संदेश उनको पहुंचा। असल में राजीव गांधी उन दिनों इलेक्शन के काम में बिजी थे और उस दिन भी उन्हें इलेक्शन से जुड़े किसी इमरजेंसी काम के चलते दिल्ली से अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा। इसी वजह से प्रेसिडेंट गायूम की ट्रिप कैंसिल करा दी गई, जिसके चलते प्रेसिडेंट गायूम वापस प्रेसिडेंट हाउस चले गए। वहीं दूसरी तरफ PLOTE के आतंकवादी सिक्योरिटी चुके से थे। बच निकले और माले में घुस गए। उनके हिसाब से प्रेसिडेंट इंडिया के लिए निकल चुके थे, लेकिन जब उनको पता चला कि प्रेसिडेंट की ट्रिप कैंसिल हो चुकी है तो अब वो असमंजस में पड़ गए, क्योंकि प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये कू करने का उनका कोई प्लान नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सही। PLOTE के आतंकवादी जगह जगह फैल गए थे, अच्छा। तो उन्होंने ये तय किया कि अब वो इस मिशन को आज ही अंजाम देंगे। बस फिर क्या था, वो आगे बढ़े और एक एक करके उन्होंने सभी मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, टेलीविजन, रेडियो स्टेशंस और पूरी कैपिटल सिटी पर हमला बोल दिया। इसके बाद अब वो प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ भी बढ़ रहे थे। इस दौरान प्रेसिडेंट गायूम को भी इस हमले की खबर पहुंच चुकी थी। सही। उनको अंदाज़ा लग चुका था कि देश में कू की कोशिश की जा रही है। उधर वो आतंकवादी प्रेसिडेंट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, सही। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही मालदीव्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रेसिडेंट को मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचा दिया। बाद में उनको एक सेफ बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस दौरान मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर को बंदी बना लिया गया और पूरे प्रेसिडेंशियल पैलेस को सीज कर दिया गया। उधर अच्छा। प्रेसिडेंट की टीम ने दूसरे देशों से मदद मांगने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन दोनों कंट्रीज़ ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास सफिशिएंट मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है। उसी तरह सिंगापुर ने भी कुछ सिमिलर रीजंस देते हुए अपनी अच्छा। कमजोरी जाहिर की। यूनाइटेड स्टेट्स का मालदीव से नियरेस्ट मिलिट्री बेस इंडियन ओशन में मौजूद डिएगो ग्रासिया में था, जिसके चलते वहां तक कोई भी मदद पहुंचने में मिनिमम 2 से 3 दिन लगने वाले थे। इसी के चलते यूएस से भी मदद की सब उम्मीदें खत्म हो गई थीं। दूर और आखिर में जब उन्होंने ब्रिटेन में फ़ोन लगाया तब उन लोगों ने प्रेसिडेंट गायूम को इंडिया से मदद मांगने का सुझाव दिया। सही। इसी के चलते प्रेसिडेंट गायूम ने मदद के लिए अब इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही इंडिया तक ये खबर पहुंची, राजीव गांधी को अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी और तुरंत उन्होंने दिल्ली की सेक्रेटरीट बिल्डिंग में एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें आर्मी चीफ, रॉ ऑफिशियल्स और सभी बाकी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को बुलाया गया। ठीक। अब समय भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए जो भी करना था वो जल्द से जल्द करना था। विदेश मंत्रालय से लगातार अपडेट्स आ रहे थे, जिससे पता चला कि माले एयरपोर्ट पूरी तरह से मिलिटेंट्स के कब्जे में है और मालदीव्स पहुंचने का एक ही रास्ता था, और वो था हुलहुले आइलैंड। हुलहुले आइलैंड माले के नज़दीक मालदीव्स का ही एक आइलैंड था। खैर, सारी जानकारी बहुत कम समय में इकट्ठा की गई, प्रॉपर प्लान बनाया गया और इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स को तैयार किया गया और फाइनली शुरुआत होती है ऑपरेशन कैक्टस की। ये ऑपरेशन 3 नवंबर 1988 की रात को शुरू होता है। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा की कमांड के अंडर इंडियन पैरा कमांडोज आगरा एयरफोर्स स्टेशन से निकलते हैं और नॉन स्टॉप उड़कर लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट गायूम की मदद की गुहार के बाद कुल 9 घंटों के अंदर अंदर भारतीय सेना मालदीव्स की धरती पर उनको बचाने के लिए पहुंच चुकी थी। खैर, 9 प्लान के घंटों के मुताबिक अंदर-अंदर। उन्होंने हुलहुले आइलैंड पर लैंडिंग की। उनका अंदाजा सही निकला, मिलिटेंट्स इस आइलैंड पर मौजूद नहीं थे। सही। इसी मौके को सीज करते हुए पैराट्रूपर्स ने सबसे पहले एयरफील्ड को सिक्योर किया। उसके बाद वो कमांडियर्ड बोट्स का यूज करते हुए माले पहुंचे। सुबह के अच्छा। लगभग 2:10 पर वो सबसे पहले उस सेफ हाउस पर पहुंचे जहां पर प्रेसिडेंट गायूम को ठहराया गया था। वहां पहुंचते ही उन्होंने प्रेसिडेंट गायूम को सेफली रेस्क्यू किया। उनको इंडिया ले जाने की बात की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो देश को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं भाग जाना सकते चाहते थे, थे, बिल्कुल। इसलिए उन्होंने कहा कि उनको नेशनल सर्विस के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा दिया जाए, जो बाकी जगह से कंपैरेटिवली सेफ जगह है, और ऐसा ही किया गया। सुबह 4 बजे के आसपास वो नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रिगेडियर बुलसारा से राजीव गांधी को फ़ोन लगाने के लिए कहा। फ़ोन पर उन्होंने राजीव गांधी का शुक्रिया अदा किया। खैर, इस मिशन का पहला पार्ट यानी प्रेसिडेंट गायून की जान बचाना तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अब बारी थी मिलिटेंट्स को वहां से खदेड़ने की। बिल्कुल। अब तक इंडियन मिलिट्री के बाकी जवान भी वहां पहुंच चुके थे। इधर मिलिटेंट्स को इंडिया की मौजूदगी का पता चल चुका था। बस फिर क्या था, इंडियन फोर्सेस ने उन पर हमला बोल दिया। इसके चलते मिलिटेंट्स को सब कुछ छोड़कर वहां से भागना पड़ा। कुछ मिलिटेंट्स तो वहीं पर पकड़े गए और इंडियन पैरा कमांडोज ने उनको मालदीव सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दिया, और कुछ मर्शनरीज टूरिस्ट बोट को हाईजैक करके श्रीलंका की ओर भागे। इस समय तक इंडियन नेवी भी मालदीव्स में इस ऑपरेशन की सहायता करने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। जबरदस्त। इस दौरान हाईजैक बोट से सामना हुआ अच्छा, वो इंडियन नेवी फ्रिगेट्स चुकी थी। गोदावरी एंड बेतवा से। दोनों के आपस में क्लैशेस हुए और इस फाइनल कन्फ्रंटेशन में लगभग 19 मर्शनरीज मारे गए, जिसके अलावा 2 हॉस्टेजेस की जान चली गई। अब तक आइलैंड से भी सभी मर्शनरीज का सफाया कर दिया गया। उन्हीं के साथ साथ इस कू का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुतूफी भी पकड़ा गया और यहीं पर खत्म हुआ अच्छा, ये कू का ऑपरेशन मास्टरमाइंड कैक्टस। था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस Businessman। ऑपरेशन की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक और एग्जीक्यूशन से लेकर सक्सेस तक ये सभी काम इंडियन पैरा कमांडोज ने बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे के अंदर खत्म किया। कुल 18 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद माले में प्रेसिडेंट गायूम की सिविलियन गवर्नमेंट को रिस्टोर किया गया और इसके बाद प्रेसिडेंट गायूम 2008 तक अपने पद पर बने रहे। 2008 में हुए इलेक्शंस में मोहम्मद नशीद मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने। सही। खैर, आप देख सकते हैं कि कैसे इंडियन मिलिट्री की इनडोमिटेबल स्पिरिट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक्यूरेट डिसीजन की हेल्प से किया गया ये स्विफ्ट इंटरवेंशन मालदीव्स में हुए इस कू को क्रश करने में कामयाब रहा। यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन से लेकर ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर तक सभी ने इंडिया के इस मिलिट्री ऑपरेशन की सराहना की और इसी के चलते मालदीव्स और इंडिया दोनों देशों के बीच के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन आर्मी के येट अनदर सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन कैक्टस की। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ओपिनियन क्या दें? सबसे पहले तो बहुत 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 कमाल। जबरदस्त। मतलब पहली बात तो उनके कंट्री का मसला नहीं था। हर कंट्री ने मतलब एक तरीके से ये कि उन्होंने कितने दरवाजे खटखटाए, 4-5 दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिली। पाकिस्तान भी था उसमें, दूसरे श्रीलंका भी था, यूएस भी था। मदद मिली तो कहाँ से मिली? इंडिया से मिली। और इंडिया जिसका खुद का अपना कोई मामला नहीं था, उनकी इंटेलिजेंस ने इतनी एक्यूरेसी से काम करा, उनके कमांडर्स रेडी, उनके मतलब मैं ही कहूँगी कि उनकी इतनी अच्छा नेवी भी पहुँच गई, पहले मिलिट्री थी, इसके अलावा पहले तो सेफली उनको पहुँचाया, उनको सेव किया गया। दूसरा उनसे फिर लड़े, उनको मार भगाया, खत्म कर दिया। उनका मतलब है कि वो काफ़ी भागे, कुछ लोगों ने कुछ भाग गए और कुछ मरे और कुछ बंदी मैं बन कहता गए। हूँ जितनी भी इस ऑपरेशन की जितनी भी तारीफ करो बिल्कुल इंडिया करो। की कम है। अच्छा, सबसे एक मेन चीज़, मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है, मालदीव्स का ठीक है ना। और सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता था। फर्स्ट बनता। अच्छा, मैं आपको- यही सोच रही थी कि श्रीलंका की जब बात हुई तो मैंने कहा चले श्रीलंका ने नहीं करी होगी, पाकिस्तान तो करता है, लेकिन पाकिस्तान ने भी कोई ना कोई रीज़न दे दिया। अच्छा, मैं एक सोच रहा हूँ, मुझे बड़ी वो हो रही है कि मतलब अब ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान जितने भी पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं,
उनका अपने आप को रखवाला कहता है। पाकिस्तान का एक जिम्मेदारी है, पाकिस्तान अपने आप को कहता है, ये बात है, पूरी दुनिया जानती है। और अगर ये इस तरीके से किसी कंट्री के साथ बुरा हुआ था या मसला हुआ था तो मैं कहता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। और अच्छा, नहीं, अगर आपके पास नहीं थी ना, काफ़ी आर्मी थी, कमांडर्स नहीं थे, जो भी जितने थे आप उस बल पे ही करते, आप बोलते भाई जितने हैं हाजिर हैं, ठीक है, हम जिस हद तक कर सकेंगे करेंगे। और मैंने तो ये सुना है कि पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर वैसे भी बहुत मजबूत रहा है, मतलब इसके ऊपर बड़ा फोकस रहता है इसका। तो अगर किसी कंट्री पे कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, मैं ये कहूँगी टू बी अ मुस्लिम, कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो भी मुस्लिम कंट्री है तो हम उसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, पहली चीज़ तो मुस्लिम, लेकिन अगर नहीं भी मुस्लिम है तो फिर भी तो वो भी मतलब फ़र्ज़ बनता है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसानियत, कि कोई भी अगर तकलीफ़ में है तो उसकी, देखिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा और बहुत डेवलप देश नहीं है। अगर कल को कोई बुरी मुसीबत आती है, कोई तीसरा बंदा चौथा बंदा पाकिस्तान के लिए कोई पाकिस्तान के साथ कोई बुरी कंडीशन होती है तो पाकिस्तान भी किसी देश से मदद मांग सकता है। तो वो अगर मदद ना दे तो क्या कंडीशन होगी? अच्छा, आप एक बात बताएं, मालदीव्स अभी जो ऐसा हुआ, ठीक है, जिस एयर में भी हुआ, पुरानी बात होगी, लेकिन ये है कि अगर वो आज भी मांगे तो यकीनन वो इस बात पे सोचेंगे नहीं कि जब हम मुश्किल में थे, हम डिफिकल्टी में थे, तो क्या पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया था? ये बातें रह जाती हैं और इंसान याद रखता है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि पहले हमने एक ऑपरेशन देखा था जिसके अंदर मतलब है कि इंडियंस शिप ने, वॉरशिप ने बाकायदा काफ़ी सिविलियंस की जान बचाई थी। उसमें काफ़ी कंट्रीज़ के लोग थे, उसमें बहुत सारे लोग। अच्छा, एक और बात में अभी जैसे हमने 2 से 3 मरतबा मुस्लिम बोला, जैसे अभी मालदीव के हवाले से भी, तो हमारे अक्सर सब्सक्राइबर कहते हैं कि ये तो बात ही नहीं है मुस्लिम्स की, मतलब ये तो इंसानियत की बात है। बिल्कुल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यार मुस्लिम है तो मुस्लिम है। इससे काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर नाराज़ भी हुए थे हमसे, लेकिन उनका नाराज़ होना अपनी जगह पे जायज़ है। कि जैसे हम बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कि यार ऐसे मुस्लिम या मुसलमान भी थे, तो यहाँ पे तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, इंसानियत की बात है। नहीं, पता है हम जो कह, लेकिन फ़र्ज़ बढ़ जाता है। आपका कहने का मतलब है कि फ़र्ज़ बढ़ता है। नहीं, देखिए होता ये है कि जैसे आपने कहा है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं एज अ मुस्लिम, कि मुस्लिम्स हैं तो ये करना चाहिए, मुस्लिम्स हैं तो हम दूसरे देशों को भी प्रोटेक्ट करेंगे, उनको भी बचाएंगे तबाहाली से। तो ये है कि अगर कभी मुसलमानों पे कोई आ जाएगी तो हम सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं उस हम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, नज़र को लेकर सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत है, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानी जान। सबसे पहली चीज़ अगर जाती है तो समझे पूरी इंसानियत का कत्ल है। ऐसा ही तो है। ये चीज़ तो हमें मानते हैं, हम उन्हीं की बातों को दोहराते हैं तो आपको ऐसा फील होता होगा कि हम मुस्लिम्स और हिंदूज कर रहे हैं। हम उनके वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जो वो देते हैं बहुत मतलब जोशीले, तो हम उनको रिपीट कर रहे होते हैं कि जी आपने तो ऐसा कहा था, अब आप करने के टाइम पे आप इतने डाउन कैसे पड़ गए। बिल्कुल। अच्छा, इस वीडियो के बाद वाकई मतलब है कि इंडिया के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ गई, कि एक रिस्पेक्ट होती है वो मज़ीद बढ़ गई कि किसी देश का एक मदद की। और अच्छा, कहीं ना कहीं मालदीव ये सोच भी रहा होगा कि उनके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे या जो भी थे, तो मैं ही सोच रही हूँ, वो ये सोच रहे होंगे कि मतलब फजूल था, इतने देशों से मांगी, इससे बेहतर डायरेक्टली इंडिया से मांग लेते। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं मांगी थी, मतलब पहले नहीं मांगी थी, तो इसकी क्या लॉजिक थी कि उन्हें दूसरों से पहले उम्मीद थी। बिल्कुल कि यार अच्छा, ब्रिटेन ने तो डायरेक्टली उनको बोल भी दिया कि आप डायरेक्टली इंडिया से बात करें। अच्छा, फिर उन्होंने मांगी, तो ये बात थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी मुझे कि मतलब है कि उनके माइंड में ये नहीं आ रहा था कि हम इंडिया से मदद मांगे। पता नहीं ऐसा क्या रहा होगा, जैसे वो तो कह रहे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे हमारे पहले भी, बाद में ज़्यादा अच्छे हो गए, तो वो तो होने ही थे बाद में। तो जब इतना बड़ा काम करके दिखाया आपने किसी और कंट्री के लिए, तो वो तो होने ही थे, रिस्पेक्ट तो बढ़नी ही थी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जहाँ भी वो दिल्ली रहते, दिक्कत भी आई उसमें, तो सबसे पहले तो ये चीज़ मतलब माइंड में आती कि वहाँ से मतलब है कि मदद की बात होती, सबसे पहले ये चीज़ आती। कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, हो सकता है, मतलब है कि उम्मीद होती है इंसान को दूसरों से, पाकिस्तान हो गया है तो मतलब है कि रशिया हो गया, उनके माइंड में भी हो सकता है, उनका माइंड सेट हो ये सोच करके मैं मुस्लिम देशों से मांगूं पहले। बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ी बात और बहुत बड़े दिल की बात कि किसी भी कंट्री की मुश्किल वक्त पर मदद करना, मैं कहता हूँ जितनी तारीफ़ करूँ इंडियन मिलिट्री की या इंडिया के उस वक्त जो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उनकी, जो उन्होंने स्टैंड लिया, देखिए उनके स्टैंड के बगैर तो नहीं होता, और उन्होंने अपने सारे काम छोड़े और फ़ौरन एक मीटिंग बिठाई और स्टैंड लिया। अच्छा, मैं अब काफ़ी हद तक वैसे तो मुझे जो भी मैं वीडियो में सुन रही होती हूँ या देख रही होती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत होगा। मुझे लगता है जो भी नॉलेज दे रहे होते हैं
रिसर्च के बाद होती है और 100% बिल्कुल अप्रूव्ड नॉलेज होती है, कुछ गलत नहीं होता उसमें। जितनी वीडियो हमने देखी है तो हमने ये देखा है कि इंडिया कहता है कि जितने भी तमाम इर्द गिर्द के जो भी देश हैं या जितने भी दुनिया में जितने भी देश पाए जाते हैं तो हम सारे एक फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। मैं उनको अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी, 2-3 वीडियो हमने ऐसी देख ली जिसमें इंडिया ने ये चीज़ करके भी दिखाई है कि उसने बड़ी अपनायत दिखाई है। जैसे अगर किसी और के घर में कुछ होता है तो हम अपने घर में बैठ जाते हैं ये सोच के कि भाई हमारा मसला थोड़ी है, वो निपट लेंगे, वो देख लेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर ये आदत देखी मैंने कि वो जाता है मदद के लिए, वो करता है अपने आप को मतलब मुश्किल में डाल के भी वो उनको सेव करता है, सिक्योर करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। आप जैसे कह रही हैं ना, पता नहीं ये बात सही होती हैं, गलत होती हैं या पता नहीं क्या हो सकती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वाकई ये बात 100% इतनी बड़ी बात है। नहीं, ये सही है, सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनका सही होने का सबसे मेन प्रूफ ये है कि इतनी बड़ी बात कोई इस तरह से नहीं कर सकता। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एग्जाम्पल ना मिले ना तो आपको लगता है बात अधूरी है। अच्छा, इसने कहा है, कह दिया होगा, इनके तो कंट्री है, इन्होंने कह दिया होगा ऐसे कि मतलब इंसान कुछ भी कहता है अपने कंट्री के लिए, प्यार होता है, हुब्बुल-वतनी होती है। लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स देख लेते हो ना तो फिर आपके यहाँ मतलब अगर 0.1% भी आपको डाउट होता है ना तो वो भी नहीं रहता। बिल्कुल, और रिसर्च कर सकता है इंसान, क्योंकि उस वक्त क्या क्या मामला हुए थे दुनिया में सब पता चल सकता है। खैर, एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मतलब एक मैं कहता हूँ हमारे लिए एक बहुत ही यादगार वीडियो, ना भूलने वाली। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।